मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर से MA पूर्वार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य में काव्य हेतु विषय पर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने काव्य हेतु विषय लिया था और उसमें काव्य के हेतु कौन से होते हैं, उनकी संख्याएं कितनी हैं, इस बात पर अध्ययन किया था। इस व्याख्यान में हम जो काव्य हेतु माने गए थे, 3 काव्य हेतु माने गए थे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उनके स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वरूप पर बात करते हैं। तो स्वरूप कहते हैं किसी वस्तु या विचार की स्वाभाविक स्थिति या दशा, गुण, मूल तत्व या लक्षण को कहा जाता है। अर्थात स्वरूप में जो वास्तविक विचार है, कोई वस्तु है, उसकी स्थिति क्या है, उसका मूल तत्व क्या है, इस बात पर विचार किया जाता है। तो हम इस व्याख्यान में प्रतिभा की दशा या उसके मूल तत्व या उसके लक्षण पर विमर्श करेंगे। तो प्रतिभा काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो रुद्रट ने काव्य की परिभाषा दी है, जिसके बल पर कवि अपने एकाग्र मन में विस्फुरित विभिन्न विषयों को अनुकूल शब्दों में अनायास अभिव्यक्त करता है, उसे प्रतिभा कहते हैं। अर्थात कवि के मन में अनायास पूर्वक जो विषय आते हैं उनको काव्य रूप में अभिव्यक्त करना प्रतिभा माना है रुद्रट ने। इसी क्रम में आचार्य जगन्नाथ ने प्रतिभा की परिभाषा दी है कि काव्य की रचना के अनुकूल शब्दार्थ को प्रस्तुत कर देने की क्षमता प्रतिभा कहलाती है। तो बात वही है कि काव्य की रचना में शब्द और अर्थ ये अनुकूल स्थिति में संयोजित हों और कवि का जो भाव है, कवि का जो मंतव्य है, कवि की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को स्पष्ट कर सकें। अर्थात पाठक तक, सहृदय तक उन बातों को प्रेषित कर सकें। यह प्रतिभा का कार्य माना है। इसी क्रम में आगे आचार्य भट्टतोत ने प्रतिभा की परिभाषा दी है और कहा है, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। अर्थात वह प्रज्ञा, वह बुद्धि जो नए नए उन्मेष करती है, अर्थात कवि के मन में नई नई भावनाएं उद्भावित करती है, वह प्रतिभा मानी जाती है, ऐसा कहा है। आचार्य कुंतक ने इसी क्रम में कहा है कि पूर्व जन्म और इस जन्म के संस्कार से पककर प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व शक्ति प्रतिभा कहती है। अर्थात वही आती है। इन्होंने माना है कुंतक ने कि इस प्रतिभा के योगदान या प्रतिभा का जो निर्माण होता है वो केवल इसी जन्म का नहीं होता है, पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं और इस जन्म के संस्कार भी होते हैं। उनसे पककर अर्थात चिंतन मनन द्वारा पुष्ट होकर के जो कवित्व की शक्ति होती है वह प्रतिभा मानी जाती है। आगे आचार्य मम्मट ने भी प्रतिभा का अर्थ स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि कवित्व निर्माण के बीज रूप जो विशिष्ट संस्कार होते हैं उसे शक्ति कहते हैं। तो इन्होंने प्रतिभा का नाम शक्ति दिया है और तत्व एक ही है, नाम केवल दूसरा दिया है उन्होंने शक्ति। पावर जिसे कहते हैं वह आचार्य मम्मट ने कहा है कि काव्य की पावर है, काव्य की जो शक्ति है वह कैसे आती है, तो वह बीज रूप में होती है, उसे प्रतिभा कहते हैं, जिसके आधार पर कवि अपना काव्य सृजन करता है। आगे के आचार्य हैं अभिनव गुप्त, उन्होंने भी अपना प्रतिभा के बारे में मत व्यक्त किया है और कहा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण सक्षमा। अर्थात
प्रतिभा है वो अपूर्व वस्तु निर्माण करने में सक्षम है। अपूर्व का आशय यहाँ ये है कि जो भौतिक जगत में दिखाई नहीं देती है और कल्पना के द्वारा, नई कल्पना के द्वारा जिसका प्रादुर्भाव होता है, वह जो क्रिया है या वह जो शक्ति है वो निर्माण करने में जो सक्षम है, वह प्रतिभा मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिभा के बारे में संस्कृत के आचार्यों ने कई अपनी अपनी मान्यताएं अभिव्यक्त की हैं। अब हम देखेंगे कि प्रतिभा कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिभा को आचार्यों ने दो प्रकार की माना है। एक तो भावयत्री प्रतिभा और दूसरी कार्यत्री प्रतिभा। भावयत्री प्रतिभा जो होती है वह होती है कि जिसमें हम समाज में, हमारे चारों ओर के वातावरण में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो विचार होते हैं, उन विचारों को अपने मन में ग्रहित करना, उन विचारों को अपने आप में संयोजित करना, यह भावयत्री प्रतिभा के अंतर्गत आता है। दूसरे कवियों की रचनाओं को पढ़ करके उन रचनाओं को अपने हृदय में धारण करना, हृदय में समझना, यह भावयत्री प्रतिभा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से भावयत्री प्रतिभा का कार्य होता है कि जो भावन करने का। दूसरी होती है कार्यत्री प्रतिभा। तो कार्यत्री प्रतिभा में कवि का व्यापार सामने आता है कि कवि रचना किस प्रकार से करता है, कवि रचना कैसे करता है। तो कवि रचना करने के लिए कौन कौन सी प्रतिभाएं होती हैं। तो कार्यत्री प्रतिभा को 3 भागों में विद्वानों ने विभाजित किया है, या 3 तरह की कार्यत्री प्रतिभाएं मानी हैं, जिनमें पहली सहजा है। तो जो सहजा प्रतिभा होती है उसमें पूर्वजन्म के संस्कार से प्राप्त होती है, अर्थात पूर्व जन्म में जो संस्कार होते हैं, या जिसे हम बाय बर्थ कह सकते हैं, वह सहजा प्रतिभा होती है, जिसमें कल्पनाशीलता, नए नए विचारों का आना, नई चीज़ों से उद्वेलित होना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये सब सहजा प्रतिभा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो प्रतिभा मानी है वह आहार्य प्रतिभा है, जिसमें शास्त्रों का अध्ययन और काव्य का अभ्यास किया जाता है और उससे जो जन्म वाली प्रतिभा होती है वह विकसित होती है, अर्थात छंदों की रचना, शब्दों का ज्ञान और उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने की शैली, ये आहार्य प्रतिभा के अंतर्गत आती हैं। लोक व्यवहार का ज्ञान, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान, काव्य की गुण दोषों का ज्ञान, किस प्रकार से दोषों का निराकरण किया जाता है काव्य से, अर्थात दोष नहीं आए, किस प्रकार से काव्य में गुणों का संस्कार किया जाता है या गुणों को रखा जाता है काव्य रचना में, ये सब बातें आहार्य प्रतिभा से विकसित होती हैं कवि के मन में या रचनाकार के मन में। तीसरी जो प्रतिभा है वो है औपदेशिकी। औपदेशिकी का आशय यहाँ पर है कि जो उपदेशों से प्राप्त होती है प्रतिभा, अर्थात कवियों के, बड़े बड़े कवियों के सत्संग से प्राप्त होना और तंत्र मंत्र तथा गुरु के आशीर्वाद से जो प्राप्त होती है वह औपदेशिकी प्रतिभा मानी जाती है। तो औपदेशिकी प्रतिभा में जो बाह्य वातावरण की बातें हैं वो सभी आ जाती हैं। इस प्रकार से प्रतिभा के स्वरूप के बारे में और प्रतिभा की कोटियों के बारे में या प्रतिभा की भिन्नताओं के बारे में, प्रतिभाओं की श्रेणियों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो अब वो अगला जो काव्य का हेतु है दूसरा, वो है व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति, प्रतिभा और व्युत्पत्ति, तो प्रतिभा को संस्कारित करने वाली, प्रतिभा को बढ़ाने वाली जो शक्ति मानी है वह व्युत्पत्ति है। और व्युत्पन्न शब्द से इसकी निष्पत्ति हुई है और व्युत्पन्न शब्द का अर्थ होता है संस्कार करना। संस्कार किसका करना?
व्युत्पत्ति किसका संस्कार करती है, इस बात को जब हम देखते हैं तो व्युत्पत्ति है वह प्रतिभा का ही संस्कार करती है। अर्थात जन्म लेता है व्यक्ति और जन्म लेते समय उसमें जो संस्कार आते हैं, उसका जो विवेक होता है, उसके हृदय की जो बनावट होती है, उसके सहनशीलता होती है, उसमें संवेदनशीलता होती है, तो वह किस हद तक है और उस संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए कौन से मानदंड या किस प्रकार के टूल्स हम निर्धारित करते हैं, वह व्युत्पत्ति से आता है। और काव्य रचना के लिए जो आधार हैं, काव्य रचना के लिए जो टूल्स या औजार जिन्हें हम कहते हैं, वो होते हैं शास्त्र का ज्ञान और व्यक्तियों से उसका संपर्क होना। इससे हमारा जो विचार है वह बढ़ता है, हमारा देश काल वातावरण विस्तृत होता है और हम काव्य रचना के अनुभवों को इकट्ठा करते हैं। तो व्युत्पत्ति के बारे में आचार्यों ने जो कहा है, यह भी कहा है कि बहुज्ञता व्युत्पत्ति इत्याचार्या, अर्थात आचार्यों ने बहुज्ञता को ही व्युत्पत्ति माना है। तो इसी व्युत्पत्ति के लिए आचार्य राजशेखर ने कहा है, उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। उचित और अनुचित का विवेक यह व्युत्पत्ति होती है। तो उचित अनुचित क्या, जैसे हम काव्य रचना कर रहे हैं और काव्य रचना में कौन सा विषय उचित है काव्य के लिए, कौन सा विषय अनुचित है काव्य के लिए, कौन सी रचना में कौन से छंद का प्रयोग होगा, कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, किस प्रकार के पात्रों का निर्माण होगा, किस प्रकार का उद्देश्य होगा, किस प्रकार का हमें वातावरण कविता में देना है, किस प्रकार के वर्णन हमें कविता में करने हैं और किस प्रकार की संवेदनाओं को कविता में देना है, किस प्रकार के उद्देश्य हैं हमारे जिनको हम अपनी कविता के माध्यम से पूर्ण करना चाहते हैं। तो ये सभी बातें उचित और अनुचित के विवेक के अंतर्गत आती हैं। कौन सी ऐसे दोष हैं जो कविता में नहीं आने चाहिए, कौन ऐसे वर्णन के प्रसंग हैं जो कविता में नहीं आने चाहिए, कौन से ऐसे छंदों की स्थितियां हैं जो कविता को भावहीन कर देती हैं, कौन से ऐसे रस हैं जो उचित कविता को और कविता के माध्यम से संप्रेषित नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार की जो बात आती है वो उचित और अनुचित विवेक के आधार पर आती है। अर्थात हमारा विवेक है, निर्णय करने की जो क्षमता है, हमारी निश्चयात्मक बुद्धि है, वह इस बात को निर्धारित करती है कि क्या उचित है काव्य के लिए और क्या अनुचित है, किस प्रसंग में क्या होना चाहिए और किस प्रसंग में किस चीज़ का वर्णन नहीं करना चाहिए। और उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति में यही आता है कि शास्त्र ज्ञान की साधना से वर्णनीय और अवर्णनीय विषयों के प्रति जो विवेक होता है वह व्युत्पत्ति कहा है। तो आचार्य राजशेखर ने भी इस बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। अगला जो काव्य हेतु है वो अभ्यास है। तो अभ्यास का जो अर्थ है वह है काव्य रचना के लिए सतत अवधानतापूर्वक एकनिष्ठ अध्यवसाय, अर्थात काव्य रचना करते रहना। अब शुरू में ही तो काव्य रचना एकदम श्रेष्ठ कोटि की नहीं हो सकती है, छंद भंग भी हो सकते हैं, वर्णों का क्रम भी गलत हो सकता है, रस की दशा भी स्पष्ट नहीं हो सकती है, काव्य में शब्द ऐसे आ सकते हैं जो उस प्रसंग के हिसाब से उचित नहीं हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को देख करके काव्य का अभ्यास करना चाहिए, काव्य रचना को करते रहना चाहिए। तो काव्य रचना में अभ्यास का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक काव्य को या एक रचना को, एक एक छंद को, एक एक पंक्ति को देख परख करके, और कि कहीं इसमें कोई दोष तो नहीं है, कहीं इसमें कोई गुण तो नहीं रह गया, अर्थात इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि दोष आ गए हों और गुण इस कविता में नहीं हों। तो उन गुणों की रचना के लिए, उस उचित रस को इस कविता में समायोजित करने के लिए जो किया जाता है वह अभ्यास से किया जाता है। अभ्यास गुरुओं के निर्देशन में बैठ करके
पूर्व में जो काव्य मर्मज्ञ हैं उनसे सलाह मशवरा करके अपनी रचना को उनके सामने दिखा करके और इसको परिमार्जित किया जा सकता है कि हमारी कविता है, हमारा जो काव्य है, उस काव्य में कोई त्रुटि तो नहीं है, उस काव्य में कोई गलती तो नहीं रह गई है, वह काव्य कहीं समाज के लिए हानिकारक तो नहीं है। उसका काव्य में हम जो उद्देश्य चाहते हैं, हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है हमारा कि काव्य क्यों रचा गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं करता है, ये बातें हैं कि नहीं हैं, इन सभी बातों को अभ्यास के द्वारा और परिमार्जित करते हैं। काव्य में जो कवि होते हैं श्रेष्ठ कवि होते हैं और इन्हीं के आधार पर, अभ्यास के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थात प्रतिभा है और व्युत्पत्ति शास्त्र ज्ञान हमें नहीं है, अभ्यास हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि उसमें अच्छे काव्य की रचना होने की संभावना नहीं हो। किंतु यदि प्रतिभा है हम में और हम उचित अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का, शास्त्रों के नियमों के आधार पर रचना कर रहे हैं और गुरुजनों से ये जो काव्य हैं, पुराने काव्यकार हैं, समकालीन काव्यकार हैं, उन काव्यकारों से हम मशवरा करके उनको अपनी रचनाएं दिखा करके उनके गुण दोषों का विवेचन करवा करके और हम उनको सुधार करते हैं, उनका परिमार्जन करते हैं, तो काव्य अच्छी श्रेणी का बन जाता है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में हमने जो काव्य के हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन सब चीज़ों पर अपना विवेचन या अध्ययन किया, तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि काव्य रचना के लिए ये तीन जो हेतु हैं, इनका स्वरूप क्या है, इनका कार्य क्या है और ये क्यों काव्य के लिए आवश्यक हैं। इस बात पर हमने इस में विचार किया। अब हमारा यह व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।